हेलो स्टूडेंट्स, अब पिछले वीडियो में अपन ने एक्सपेरिमेंटल डायग्राम देखा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। मैंने पीएनबी के लिए बना दिया था और आई होप आपने एनपीएन के लिए सभी ने बना लिया होगा। ठीक है, बना लेना, बाकी अगर किसी ने नहीं भी बनाया है तो। और मैंने कॉमन अमीटर के कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे अपन आज इसको डिस्कस करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व वगैरह जो है फटाफट से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखें कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा था कि इसमें कॉमन बेस में तो बेस टर्मिनल कॉमन था, लेकिन इसमें अमीटर टर्मिनल जो है वो कॉमन रहेगा। और ये मैंने पीएनपी के लिए बना दिया था, आपने एनपीएन के लिए इसको भी बना लिया होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अभी फटाफट से इसके अभिलाक्षणिक वक्र जो हैं उनको बता देते हैं, और लिख भी सकते हो आप इसमें 2 4 5 लाइन। क्या लिखोगे इन दिस, जिसमें लिखवा रखा है अमीटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, अमीटर टर्मिनल इज कॉमन इन दिस ट्रांजिस्टर। और बाकी अमीटर टर्मिनल को अपन क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं, यही भूसंपर्कित होता है। ठीक है, तो ये विन्यास क्या कहलाता है, भूसंपर्कित। इसको ग्राउंडेड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं, यानी कि भूसंपर्कित उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास भी बोल देते हैं ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो एनपीएन के लिए आप बना लेना। मैं जो डिस्कस कर रही हूँ अभी अभिलाक्षणिक वक्र डिस्कस कर रही हूँ यहीं से, यानी कि इसके क्या नाम से कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पिछली बार अपन सी बी के कर चुके हैं, अब अपन कौन सा करेंगे, सीई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सीई कॉन्फ़िगरेशन में भी वही 2 टाइप के बनेंगे। एक बनेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है, और दूसरा बनेगा आपका नंबर 2 बनेगा आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ गई, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टर। अब देखो डेफिनेशन तो वही रहेगी बेसिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट होगा बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। अब उनके नाम बता देंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना रहे हैं तो। ठीक है, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहे हैं तो उसमें कर्व प्लॉट जो होगा बिटवीन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट होगा, जबकि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। बात समझ में आ गई। अब उनके नाम बता देंगे तो वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर अपन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए, किस किस के बीच में बनाने की बोल रही हूँ मैं, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज इसमें जो होती है कॉमन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपका, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें बेसिकली, तो इसमें जो इनपुट करंट है वो है आई बी, है ना, इनपुट वोल्टेज है वी बी ई, है ना, ध्यान रखना आप इसको, और आउटपुट करंट है आई सी और आउटपुट वोल्टेज है वी सी ई। बात समझ में आ गई। तो मैंने किस किस के बीच में कर्व खींचने के लिए बोला है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, नाम से ही पता चल रहा है। तो इनपुट वोल्टेज कितनी है, आई बी, देखो ना, आई बी इज इनपुट करंट, सॉरी, और इनपुट वोल्टेज कितनी है, इनपुट वोल्टेज है आपकी वी बी ई। तो ये तो होती है वोल्ट में, और आई भी होती है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि मैंने बताया ना माइक्रो आई भी कौन सा करंट है, बेस करंट। बेस करंट की डोपिंग बहुत कम होती है, इसलिए करंट नाम मात्र का होता है, बहुत ही कम होता है ये वाला करंट, है ना। आई ई और आई सी तो मिली एम्पियर में होते हैं, क्योंकि ये अच्छे करंट होते हैं, मतलब ज़्यादा करंट होते हैं ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और आई भी जो होता है वो बहुत थोड़ा सा करंट होता है, दैट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बिकॉज इसमें डोपिंग बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो आई भी बहुत कम होती है, आई सी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए अपन ने मिली एमीटर कनेक्ट किए थे, आपको ध्यान हो तो। और वोल्टेज वी बी ई किस में होगी, वोल्ट्स में होगी। ठीक है, अब इसके कर्व जो मिलते हैं, जैसे अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्केलिंग कर लें इसकी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इस टाइप से। ठीक है, इधर आप कर लो स्केलिंग 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 80 माइक्रो एम्पियर की कर लेते हो आप, तो ये कर्व लगभग ऐसा मिलता है। मतलब एक कर्व बना लिया, दिस इज़ फॉर एक्चुअली वी सी ई इज इक्वल टू 0 के लिए, है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, आउटपुट वोल्टेज को तो अपन क्या रखेंगे, कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी सी ई ही तो है, तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में होगा, जबकि आउटपुट वोल्टेज को आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मतलब ये पर्टिकुलर 0 वोल्ट पर हमने वी सी ई को फिक्स कर दिया, हमारा जो भी सेटअप था उसमें, और किस किस को चेंज किया, वी बी ई को चेंज किया, तो करंट आई बी का ये आपको ट्रेंड मिलता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अपन और 2-3 ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे अगर अपन अगला कर्व खींचें तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक और खींचो तो वो कुछ इस रेंज में मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलता है आपका
लगभग वी सी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर, ये वी सी इज इक्वल टू 2 वोल्ट पर। तो ये जो मैंने बनाया है आपका अभिलाक्षणिक, ये बनाया है, दिस इज़ फॉर एन पी एन। ठीक है, ऐसे पीएनपी के लिए भी निकाल सकते हैं। भाई हमारा जो सेटअप है उसमें अपन पहले सेट कर लेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसमें अच्छा चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा क्योंकि एनपीएन के लिए मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे, है ना। साइन कन्वेंशन में मैंने आपसे ये कहा था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए आईई और वीईबी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी सारे मतलब आईबी नेगेटिव होता है, आईसी नेगेटिव होता है, वीबीई नेगेटिव होता है, वीसीई नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। लेकिन जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके लिए ये दोनों आईई और वीईबी नेगेटिव होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। अब देखो कहीं आईई आ रही है, नहीं आ रही, कहीं पे वीईबी आ रही है क्या, नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने ये यहाँ पे कहाँ दिखाए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो सारी वोल्टेजेस और सारे करंट मैंने कैसे दिखाए हैं, पॉजिटिव में दिखाए हैं। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ही आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर रहा है। अब आप देख सकते हो इसमें कि जो वोल्टेज और करंट का ट्रेंड है, यानी कि चेंज होने वाला जो सिस्टम है वो लगभग 0.4 वोल्ट से कम पे नहीं मिलता। 0.4 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज रखोगे तो करंट जीरो ही है आपका। लेकिन 0.4 वोल्ट एक ऐसी पर्टिकुलर वोल्टेज है जहाँ पर जिससे आगे जाने पर या जिससे आगे वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ रहा है आपका। तो ये पर्टिकुलर वोल्टेज कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज या जिसको अपन बोलते हैं डेली वोल्ट था, यही डेली वोल्ट था वहाँ पर भी थी जब अपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, शायद मैं उसको डिस्कस करना भूल गई थी। हाँ लेकिन होगी यही थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो वोल्टेज होगी जिससे कम वोल्टेज पर करंट में कोई चेंज नहीं होगा या फिर करंट जीरो ही होगा, तो वो कहलाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या हिंदी में बोलते हैं डेली वोल्ट था। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो और अपनी कॉपी में लिख लेना डिफाइन करके, ठीक है। डेली वोल्ट था वोल्ट है, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसी में आप क्या कर सकते हो फिर, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या निकाल सकते हो आप, डायनेमिक कह लो, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से, स्टैटिक भी निकाल सकते हो, मैं डायनेमिक बता रही हूँ, स्टैटिक कर लेना आप, ठीक है। आर आई कैसे निकलेगी, आउटपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, जबकि आउटपुट वोल्टेज VCE कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास डायनामिक रेजिस्टेंस हो गया। स्टैटिक चाहिए तो स्टैटिक के लिए क्या करोगे, जैसे इसको अपन RI/AC कह सकते हैं और RI/DC क्या होगा, पिछली बार मैंने समझा दिया था DC/AC का फ़र्क आपको। तो ये हो जाएगा VBE डिवाइडेड बाय IB, जबकि VCE आपकी क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपका सारा काम हो गया किसका, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का। थोड़ी बहुत लाइंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मदद बुक की ले लेना, बाकी वही चीज़ें आपको बतानी है जो मैंने आपको वर्बली बताई है और जो दिखाई हैं। समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे, कर्व बिटवीन किस किस के बीच में होगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में होगा। बात समझ में आ गई। आउटपुट वोल्टेज कितनी है हमारे पास यहाँ पे VCE और आउटपुट करंट कितना है IC, जबकि इनपुट करंट कांस्टेंट है, यानी कि IB को कांस्टेंट रखेंगे और वोल्टेज VCE और IC के बीच में कर्व होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं अपन VCE वोल्ट्स में होगी और इधर ले लेते हैं अपन IB और ये किस में होगी, IB क्यों IC। तो अब की बार ये किस में होगी, मिली एम्पेयर में। अभी बताया ना आपको IC और IE दोनों मिली एम्पेयर में होती है। अगर अपन इसकी भी स्केलिंग कर लें थोड़ा बहुत तो 5, 10, मतलब ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं स्केलिंग कर रही हूँ। आप सोच रहे होगे कि भाई क्यों कर रही है मैडम, ऐसे क्यों कर रही हैं। प्रैक्टिकली जब किया गया है तो जो रीडिंग्स आई हैं उसके बेसिस पे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 10 हो गया, जैसे ये 20 हो गया, ये प्रैक्टिकल होता भी है आपके, है ना। 30, 40, 50 पे ले लो, सभी मिली एम्पेयर में है। तो जब कर्व बनाया गया इसका तो ये कुछ इस तरीके से मिला हमें, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ये आप इक्वली डिस्टेंस रखना, ठीक है ना, इसको सही कर लेना। बाकी अब आप देख रहे होगे कि ये कम होती जा रही है इस तरीके से, कर्व जो है उसकी कर्वी शेप जो है वो इस तरीके से ये कम होती जा रही है। जबकि जब अपन ने कॉमन बेस का बनाया था तो सब पे इक्वली बनाया था, लेकिन ये थोड़ा ऐसे ऊंचा जाती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है आपके, यहाँ पे है आपका IB, है ना।
आई बी आपने क्या कहा था कि कांस्टेंट रहता है, आई बी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 0 माइक्रो एम्पियर में है, यहाँ पर आई बी है लगभग 50 माइक्रो एम्पियर, है ना। ये है आई बी इज इक्वस टू आपका 150 माइक्रो एम्पियर पर ले लो, क्योंकि बहुत कम करंट है तो डिस्टेंस ज़्यादा रखा है हमने, 200 माइक्रो एम्पियर पे ले लो। ज़्यादा मतलब 3 या 4 कर्व बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ना, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैंने अगर आपको 6 के लिए बनाया तो आपको भी 6 ही बनाना है, 4 या 5 मिनिमम आप दिखा सकते हो, 3 से भी चल जाएगा, ठीक है। 250 माइक्रो एम्पियर और ये आपको मिल जाता है 300 माइक्रो एम्पियर, और आप चाहो तो और भी बना सकते हो आगे जा करके। बात समझ में आ गई। अब इसमें भी वही 3 रीज़न मिलते हैं, जैसे ये नीचे वाला रीज़न जो है ये कौन सा रीज़न कहलाता है, कट ऑफ रीज़न। कौन सा रीज़न कहलाता है, कट ऑफ रीज़न। ये रीज़न जो है आपका ये वाला, ये रीज़न कौन सा कहलाता है, सैचुरेटेड रीज़न, सैचुरेटेड, ठीक है ना। और ये बाकी का जो रीज़न है आपका ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये कहलाता है आपका एक्टिव रीज़न। वही है, बस थोड़ा सा ये चेंज हुआ है यहाँ पे, कि पिछली बार अपन ने जो देखा था कर्व, उससे थोड़ा सा क्या चेंज आया है इसमें, कि इस कर्व में आपका ये वाले जो कर्व्स हैं ये थोड़े से ऐसे छोटे होते गए हैं, जैसे यहाँ पे बड़ा मिला है, अब छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और थोड़े से बढ़ते हुए उसमें मिले हैं, ठीक है। पिछली बार हमने पैरेलल बनाए थे, इस एक्सिस के जस्ट पैरेलल थे वो सारे के सारे, ये थोड़े से बड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गई। इनको भी आप डिफाइन कर सकते हो, हर रीज़न को, फॉर कट ऑफ रीज़न, फॉर सैचुरेटेड रीज़न, फॉर एक्टिव रीज़न, ठीक है। हर किसी की खासियत लगभग वैसी ही है जैसे कॉमन बेस की थी आपकी, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सबसे पहले बता देना, कट ऑफ रीज़न में दोनों जो आपकी संधियाँ होती हैं, जो जंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं, है ना। अब इसमें बता देना आप, आई बी कर्व और वी सी ई जो एक्सेस है उनके बीच का जो कर्व है वो कट ऑफ रीज़न कहलाता है, ठीक है। अब फिर इसमें बता देना कि इस कर्व में हुआ क्या। अच्छा, इसमें तो ऐसी कोई खास बात है नहीं। सैचुरेटेड रीजन में आप कैसे कहोगे कि जो ये वाली जो लाइन है आपकी, अच्छा उसमें ये वाली जो लाइन थी ना वो सीधी मिली थी, अगर आपको ध्यान हो तो वो पूरा एक एक्सेस बना रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन और इस एक्सेस के बीच का जो कर्व है ये सैचुरेटेड रीजन कहलाता है। इसमें दोनों ही जो संधियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में होती हैं, है ना। फिर इधर बता देना, एक्टिव रीजन में जो कर्व्स मिलते हैं वो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में मिलते हैं, और इनकी वोल्टेज, अच्छा इसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं, पहला वाला कर्व तो लगभग पैरेलल है वीसी एक्सिस के, लेकिन बाद वाले कर्व थोड़े बढ़ते हुए रीजन में मिलते हैं, ठीक है। ये रीजन कैसा कहलाता है, एक्टिव रीजन कहलाता है। इसमें एक संधि होती है फॉरवर्ड बायस में, दूसरी होती है रिवर्स बायस में, ठीक है। और थोड़ा बहुत मत होता है, बुक के ले लेना, उसको पढ़ के और फिर लिख लेना, कोई इशू नहीं है उसमें, आप कर लोगे इतना तो। अब आ जाओ आप, इसमें भी निकाल सकते हो आप डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस, दोनों निकाल सकते हो। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालोगे, आउटपुट का है तो आर ओ कह दो, डायनेमिक निकाल रहे हैं तो आर ए सी कह रहे हैं अपन। और होगा क्या, आउटपुट वोल्टेज वी सी ई है और रेशो किसका, इनपुट वोल्टेज आई सी, और डायनेमिक है तो डेल्टा लगा दो, जबकि इनपुट करंट आपका कैसा है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका इसी तरीके से आप स्टैटिक भी निकाल सकते हो, स्टैटिक आउटपुट रेजिस्टेंस, ये दोनों थे डायनेमिक स्टैटिक इनपुट के लिए, स्टैटिक आउटपुट रेजिस्टेंस, इसमें क्या होगा, आर ओ डी सी, और ये क्या होगा, जस्ट बस डेल्टा हटा दो। बात समझ में आ गए। तो इस तरीके से आपके सीई कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट होता है। सीई कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और रह जाती है इसमें, वो है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बना सकते हो इसका, है ना। सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोई समस्या आएगी क्या आपको, बना के देखना आप सभी, ठीक है ना। बस उसमें बेस की जगह आपकी बार अमीटर को कॉमन कर देना है, ठीक है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट, संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा, ये डिफाइन करने के लिए छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। चलो, तो कल की क्लास में अपन यही करेंगे। अभिलाक्षणिक वक्र प्रैक्टिकल बनाएंगे इसका, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाएंगे, और दूसरा अपन बात करेंगे कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट की, और फिर अपन रिलेशन भी निकालेंगे एक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा डीसी और बीटा डीसी। बीटा डीसी में बताऊंगी, अल्फा डीसी मैंने बता दिया था आपको, है ना। कोई बात नहीं, अगर रह गया तो अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।